So it is an art of preparing the books of accounts in the chronological order to know the net result of the business or to know the profit of the business. तो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं और क्रोनोलॉजिकली बनाते हैं. क्रोनोलॉजिकली मींस डेट वाइज बनाते हैं. जो ट्रांजैक्शन पहले अकर हुई है उसे पहले रिकॉर्ड करते हैं और एंड में पता लगाते हैं साल के एंड में कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. सो दिस इज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट. इट मींस कि व्हेन आवर इंडियन सिविलाइजेशन गेट स्टार्टेड, उसी टाइम से बुक कीपिंग को हमारे राजा महाराजा लोग भी यूज किया करते थे. मींस अपने खजाने में पड़े पैसे का हिसाब किताब रखना, कितना उनको टैक्स रेवेन्यू आया है, कितना उन्होंने स्पेंड किया है. ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन देयर मिनिस्टर्स दे यूज्ड टू रिकॉर्ड. ठीक है. सो उस टाइम पे बुक कीपिंग को यूज किया जाता था. धीरे धीरे ये रूलर्स का जमाना खत्म हुआ, हमारे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स एग्जिस्टेंस में आए और उन्होंने अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए, अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करना शुरू किया. डू यू नो हु इज द फादर ऑफ बुक कीपिंग? हु इज द फादर ऑफ बुक कीपिंग? आपकी बुक में लिखा हुआ है लूका पेसिलियो. He is a man belonging to Italy, I think. He is the man who used this first concept for the first time, and he is named as the father of bookkeeping, right? Let me write its name on the board. This is Luca Paciolio. Paciolio. ठीक है. Pacioli. क्या बोलेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? Pacioli. हाँ, Pacioli. Luca Pacioli. So he is a man who for the first time used this concept और बुक कीपिंग का डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का अगर फादर किसी को बोलते हैं मींस इनिशिएटर है, ही इज एन इन्वेंटर. सो ही इज अ मैन बिलोंगिंग टू योर 15th and 16th century, 1445 से 1517. सो 14th and 15th and 16th century, ये 15th century बनेगा, ये 16th century बनेगा. ठीक है. तो उस सेंचुरी को वो बिलोंग करता है और इटली का ही है. बुक में से आप ढूंढोगे तो यू विल फाइंड इट, राइट? सो नाउ वी आर कमिंग टू अकाउंटिंग. मैंने बोला रूलर्स का जमाना गया, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स एक्सिस्टेंस में आए. सो दे आल्सो वांटेड टू नो द नेट रिजल्ट ऑफ देयर बिजनेस एंड फॉर दैट पर्पस अकाउंटिंग रिप्लेस्ड बुक कीपिंग. बुक कीपिंग की कुछ खामियां थी, उन खामियों को दूर करके हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया अकाउंटिंग. सो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, जो हम सारा कुछ करते हैं, रिकॉर्ड. पहले तो आइडेंटिफाई which transaction I must write it. I identifying the business transaction. Non-business transactions we will ignoring. Non-business transaction we never record in our books of accounts. जैसे आइडेंटिफाई कर लिया, उसे लिख के रिकॉर्ड करना है, मींस आर. अब उसके बाद क्या करना है, उसको क्लासिफाई करना है. रिकॉर्डिंग वाला चैप्टर आप जर्नल कर चुके हैं और उसके बाद उसे क्लासिफाई करना है. सेम नेचर्ड आइटम एक ही अकाउंट में लिखनी है, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ द सेम आइटम्स in a single group or in a single ledger account. Like सैलरी की सारी एंट्री सैलरी अकाउंट में आएंगी, रेंट की सारी एंट्री रेंट अकाउंट में आएंगी, कैपिटल की सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट में आएंगी. सो दिस इज सीवियर क्लासिफाइंग. देन यू हैव टू एनालाइज, दैट इज ए. आपने उन सारी ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस से पहले समरी है भाई. सारे लेजर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आया जिसे बैलेंस कैरी डाउन कहते हैं, और उन सारे क्लोजिंग बैलेंस की एक समरी बनाई और उस समरी वाला चैप्टर हम लोग इन पेपरों के बाद करेंगे, दैट इज ट्रायल बैलेंस. You have to prepare trial balance which will be reflecting the summary of the closing balance of all ledger account. And after that we will be analyzing and interpreting, that is A. Analyzing and interpreting. For that we will be preparing profit and loss account of our business as well as balance sheet of our business. Profit and loss account will tell us whether the business is running into profits or suffering with losses. And in balance sheet we will be keeping a record of our assets and liabilities. ये हमारा last chapter होगा हमारे सिलेबस का. ठीक है. So that we will discuss then only, and afterwards we will be analysis and interpretation के बाद communicating. Communicating means that is the last step by communicating the result to the interested parties. Who are the interested parties of my business? My shareholders. अगर आप कंपनी चला रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट, they are always interested कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है. So you have to communicate the final result to the interested party, then only it comes to an end. कई बच्चे कहते हैं this is the last step. No way. Communicating the final result to the interested party is the last step of your accounting process, right? I for identifying, R for
recording, C for classifying, S for summarizing, then A will be there, which is the meaning of analyzing and interpreting, and the last one is C, which we call communicating, right? Now come इसके बारे में एक लाइन याद रखना, where bookkeeping ends, from there accounting gets start. जहां पे bookkeeping खत्म होती है वहां पे accounting क्या हो जाती है, start. अगर मैं बोलूं कि दोनों का आपसी रिलेशन क्या है, it is a narrow scope, it has narrow scope, it has wider scope. And this is nowadays in modern business system, in modern economy, we are using what, accounting. Nobody is using nowadays bookkeeping. Though it can be the base of your accounting, accounting को invent करने के लिए bookkeeping को कभी use जरूर किया गया होगा, और bookkeeping के concept में कुछ नई चीजें introduce कर दी तो वो accounting बन गया, but nowadays nobody use bookkeeping, right? हाँ, my sole proprietor जब वो छोटी सी कॉपी या रजिस्टर लेके उसमें डेली की ट्रांजेक्शंस लिखता है तो बुककीपिंग कह सकते हैं उसे, लेकिन और कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बुककीपिंग को यूज नहीं करती, राइट? देन अकाउंटेंसी, अकाउंट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्या क्या कन्वेंशंस होने चाहिए, उनके कॉम्बिनेशन को हम अकाउंटेंसी कहते हैं. हाउ द theory of accountancy is to be understood for that purpose, sorry, theory of accounting is to be understood and how the practicals of accounting is to be solved. उसके जो rules और regulation दिए गए हैं वो accountancy में दिए गए हैं. So accountancy comprises the theoretical as well as numerical या practical aspects of accounting. Accounting के practical aspects जिस concept में introduce किए गए उसे हम accountancy कहते हैं. Even then I just want to discuss the exact definition of accountancy with you. Accounting is clear, I think. That is a process of identifying, बोलो, identifying, देखो आगे abbreviation, symbol, recording आगे, summarizing, analyzing, हाँ, the business information, ठीक है? In order to know the final result of the business, we just introduce it. That is accounting. Accountancy I am looking for. बुक में अकाउंटेंसी है ही नहीं कहीं पे, है अकाउंटेंसी? ऑन विच पेज? Yes, every student will note down the accountancy definition because that is not given in your book. Accountancy heading बनाओ, हो सके तो बुक में ही लिखो या फिर आपकी जो नोट्स वाली नोटबुक है, you can take it out. Yes, it is a systematized knowledge of accounting. अगर अकाउंटिंग को समझना है तो अकाउंटेंसी आपको समझाएगी अकाउंटिंग के बारे में. इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. जैसे म्यूजिक को किसी ने जानना है तो 7 रागास की नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना, उसी तरह से अकाउंटिंग में अगर आपने एक्सपर्टाइज नॉलेज गेन करनी है तो यू हैव टू गेट इट थ्रू अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है अकाउंटिंग करने के, राइट? अगर कोई बोले where do you find the accounting principles? So accounting principles are the part of accountancy. Accountancy tells us that treat your concern as a separate entity. Accountancy tells us that your business is always to be treated like a going concern concept. So accounting के बारे में अगर समझना है तो accountancy is there for your help. I'm repeating the line. It is a systematized knowledge of accounting. It explains how to deal. It explains how to deal with various aspects of accounting. मीन्स अकाउंटिंग में रेवेन्यू कैसे निकालनी है, एक्सपेंडिचर का टोटल कैसे करना है, प्रॉफिट कैसे निकालना है. दिस ऑल इज बीइंग टोल्ड टू यू विद द हेल्प ऑफ अकाउंटेंसी. इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग. इट एडुकेट्स अस, ये हमें और क्या बताती है? इट एडुकेट्स अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मीन्स लेजर कैसे बनाने हैं अकाउंटेंसी बताए. सारे रूल्स और रेगुलेशन, न्यूमेरिकल करने का ढंग और तरीका हमें अकाउंटेंसी बताएगी. हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हाउ टू समराइज, समरी कैसे बनानी है ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में, एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स. मतलब एनुअल रिपोर्ट कैसे बनानी है, यूजर्स तक वो इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचानी है, एवरी स्टेप ऑफ योर अकाउंटिंग. हाउ का आंसर हमें कौन देता है? अकाउंटेंसी. Now can you tell me the relationship between accounting and accountancy? अगर कोई आपसे पूछे accounting versus accountancy, is there any relationship? If मैं बोलूं accounting is incomplete without accountancy, will you agree? ठीक है, accountancy
To know accountancy is essential for doing accounting. अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटेंसी को जानना बहुत जरूरी है. So this is the basic relationship between accounting and accountancy. लिखो, पैराग्राफ चेंज करो और हेडिंग बनाओ अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी. Accounting versus accountancy. Accountancy is a knowledge, whereas accounting is the action or process. Accounting में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और accountancy हमें बताती है कैसे सॉल्व करना. जैसे म्यूजिक में अगर if you are playing the harmonium, so that is a process, that is your action. How that harmonium is to be played, that you have been taught with the help of ragas. आपको 7 रागास की थ्योरी सिखाई गई, वो आपकी क्या हो गई, थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई. और जब आप एक्चुअली तबला या हारमोनियम पे प्ले करते हो तो वो आपकी अकाउंटिंग हो गई एक तरह की. म्यूजिक को जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वो आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है. जब उस प्रैक्टिस करने से पहले आप थ्योरी को समझते हो तो वो आपकी अकाउंटेंसी है. ठीक है, यू कैन रिलेट इट लाइक दैट वे. अकाउंटेंसी इज द नॉलेज, whereas accounting is the action or process. So accounting process is carried out. So accounting process is carried out on the basis of rules and principles framed by accountancy. ठीक है, इस लाइन का मतलब समझ आ गया. अकाउंटेंसी में जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको बेस बना के हम अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. मींस जो 3 गोल्डन रूल्स हैं वो किसने बताए होंगे हमें? यस, अकाउंटेंसी ने. और अकाउंटिंग में हमने उसे अप्लाई किया. जैसे कोई खर्चा आया मैंने उसे डेबिट कर दिया, जैसे कोई इनकम आई मैंने उसे क्रेडिट कर दिया, क्योंकि मेरी अकाउंटेंसी ने मेरे को बताया है नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. विल यू बी एबल टू पास अ जर्नल एंट्रीज अगर अकाउंटेंसी ना होती? मेरे को कैसे पता चलता मेरे को किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है? तो अकाउंटिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट अकाउंटेंसी. यू नो, लाइक म्यूजिक इज इनकम्प्लीट विदाउट द नॉलेज ऑफ रागास. जिसको रागास की नॉलेज नहीं है, ठीक है, एक मैजिशियन है जिसने अपने मैजिक ट्रिक्स दिखाने हैं तो उसने भी थ्योरी में पढ़ा और सारा रियाज किया है ना. ठीक है ना. तो सिमिलरली अकाउंटेंसी पहले आप पढ़ोगे, देन यू विल बी इंप्लीमेंटिंग दैट इन योर अकाउंटिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. जब कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे या एमबीए की आपकी कोई मॉक इंटरव्यू होगी या ग्रुप डिस्कशन होगी, तो सच टाइप ऑफ बेसिक थिंग्स यू यूज्ड टू आस्क. You should be familiar. मैं कितना elaborate कर रही हूँ concept को, ना how I am relating with the help of examples. So this concept should be fit in your mind forever. Thus it may be said that, last line लिखते हैं, thus it may be said that accountancy is the knowledge of accounting. बड़ी अच्छी लाइन है. Accountancy is the knowledge of accounting and accounting is the application of accountancy. Will you agree this relation? Accountancy is the knowledge of accounting and accounting is the application of accountancy. जब accountancy को actually numericals में apply करेंगे तो वो accounting बन जाएगा और accountancy accounting की हमें knowledge देती है. ठीक है. So basically एक single line में अगर मैं बात करूं तो accountancy theory है, accounting practical है. ठीक है, लेकिन उन practicals को कैसे solve करना है उसके लिए मेरे को theoretical knowledge होनी चाहिए. And which concept provides me the theoretical knowledge about accountancy? That is my accountancy. So this was from another book. And that is a form of notes with you. Then next topic I wrote on the board after these 3 basic terms, we have capital. An amount invested in the business by the proprietor for the first time to start it. अपने business को पहली बार start करने के लिए पैसा is important for every field ना. So money is being required to run your business. Even आपने समाज सेवा का भी काम करना है तो भी पैसा चाहिए. यहाँ पे तो आप profit making organization खोल रहे हो तो you need to invest certain money. And what money you invest for the first time into your business, that money we basically call capital. एक layman, non-medical का बच्चा और medical का बच्चा इसे money invested कह सकता है या investment कह सकता है, but we commerce students call it capital. ठीक है, ये हमारे businessman की capital है. This can be of 2 types, in cash in kind. अगर वो कैश की फॉर्म में पैसा लेके आता है हार्ड कैश तो उसे कैश कैपिटल बोलेंगे. अगर वो सामान लेके आता है पहली बार बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लाइक स्टॉक ले आया खरीद के, फर्नीचर ले आया खरीद के, मशीनरी ले आया, सो दैट कैपिटल वी विल बी कॉलिंग कैपिटल इन काइंड. Then in order to expand the business in between also, after 6 months, after 7 months, you require more capital. Then businessman is again bringing the capital from his personal account. Then that capital we call additional capital introduced. उसकी भी entry क्या करते हैं? अब तो entries कर ली हैं. Cash account debited to capital account, right?
अगर लोन लिया जाए और उसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए तो लोन की एंट्री करनी है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम फादर फ्रॉम फ्रेंड, फिर कैपिटल की नहीं करते, ठीक है। फिर लोन को लायबिलिटी बनाना है, क्योंकि आप अपना पैसा तो लेके नहीं आए, किसी से बोरो किया। दिस इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन एवरी ईयर, ठीक है। He took the loan and brought it into the business. You will be passing the entry of loan only, right? You will be writing bank account debited to loan from so and so person. जब हमारा बिजनेसमैन अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा बिजनेस में से विड्रॉ करता है तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। Will you record drawings at cost price or at selling price in your journal entry? Yes. You will not earn profit from yourself only. आप अपने आप से प्रॉफिट थोड़ी ना कमाओगे। आप अपने कस्टमर्स को सामान बेचो तो उनको बेचने पे आप प्रॉफिट कमाते हो, अपने आप से प्रॉफिट नहीं कमाओगे। सो इट कैन ऑल्सो बी इन कैश, इट कैन ऑल्सो बी इन काइंड। आप अपने बिजनेस में से, फॉर एग्जांपल आपका रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, बेटी के बर्थडे पे आप फ्रॉक ले गए बिजनेस में से निकाल के, सो दैट इज योर ड्रॉइंग्स इन काइंड, ठीक है। बिजनेस के कैश बॉक्स में से इस महीने की अपने बच्चे की कॉलेज या स्कूल की फी पे करी तो ड्रॉइंग्स इन कैश है। So it can be in cash, it can be in kind. Can you tell me few examples of drawings? जो मैंने बोली वो नहीं, like life insurance premium paid will always be treated like drawing, क्योंकि आपने अपनी लाइफ का या अपने बच्चों की लाइफ का या बिजनेसमैन ने अपनी स्पाउस की लाइफ का, हस्बैंड ने वाइफ का और वाइफ ने हस्बैंड की लाइफ का, अगर वाइफ बिजनेस चला रही है तो अपने हस्बैंड का लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया स्पाउस का, right? So that is to be treated as a drawing in throughout my accountancy. Similarly, income tax paid, आप अपनी इनकम का टैक्स पे कर रहे हो लेकिन पैसा बिजनेस का यूज कर रहे हो। एनी अदर एग्जांपल? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो तो अलग है ना, वैसे इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस के अलावा और तो ड्रॉइंग्स की कोई एग्जांपल नहीं है। हाँ, अपना घर का रेंट पे कर रहे हो बिजनेस का पैसा यूज करके, देन यू विल नॉट बी कॉलिंग इट रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, यू विल बी कॉलिंग इट ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, राइट? ओके, यहीं पे मेरे को एक बात आपसे डिस्कस करनी है। हाँ जी, हाँ, फर्नीचर लिया घर के लिए तो भी ड्रॉइंग्स टू कैश ही बोलेंगे, फर्नीचर टू कैश नहीं बोलेंगे। हाँ, डन। ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। यू टुक इन योर बिजनेस, यू टुक अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट, इट कंप्राइजेस 4 रूम्स। 3 रूम्स आपके यूज हो रहे हैं। एक महीना आपने देखा कि 4th रूम की मेरे को जरूरत नहीं है, दूसरा महीना आपने देखा मेरे को 4th रूम की जरूरत नहीं है। अब ओनर कहता है कि मैंने पूरा अपार्टमेंट ही देना है आपको, तो ये नहीं है कि मैं आपको 3 रूम दे दूं और चौथा रूम किसी और को दूं। आप ओनर की परमिशन से 4th रूम को आगे किराए पे चढ़ाते हो। 3 रूम में आपका बिजनेस चल रहा है, 4th रूम आप पहले खुद टेनेंट हो, फिर आप आगे किराए पे चढ़ा रहे हो तो वो सब टेनेंट हो गया, ठीक है। और उससे आप जो किराया ले रहे हो उसे बोलते हैं रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेटिंग वर्ड, ठीक है। खुद किराए पे लिया और आगे उसको किराए पे चढ़ा दिया। जो आप रेंट पे करोगे लैंडलॉर्ड को वो आपका एक्सपेंस है, जो आप आगे सब टेनेंट से रेंट रिसीव करोगे वो आपकी इनकम। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? 3 रूम्स का रेंट मतलब आप तो 4 रूम्स का रेंट ओनर को दे रहे हो ना, जिसमें से 3 रूम्स आप यूज कर रहे हो और चौथा रूम आपने किराए पे चढ़ा दिया। आगे कोई पीजी अपॉइंट कर लिया या कोई बिजनेस का ऑफिस खुलना था आपने उसको दे दिया। बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू टेल यू द रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबलेटिंग, मीनिंग ऑफ सबलेटिंग आई एम टेलिंग। Firstly, your owner let you his house, ठीक है, और आप आगे आपकी जरूरत से ज्यादा था वो पोर्शन, आपने उसका कुछ पोर्शन आगे किराए पे चढ़ा दिया तो उसे बोलेंगे रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबलेटिंग। इन दैट केस दैट विल बी योर इनकम। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेटर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटर्स? द पर्सन हु ओwe टू अस और वी owe टू हिम। बोलो, दोनों में से कौन सी लाइन ठीक है? द पर्सन हु owe टू अस। Why he owe to us? Why he is liable to pay to us? Because he has purchased the goods on credit from us or we sold the goods to him on credit. हमने उसे क्रेडिट पे सामान बेचा है और उसने इंस्टेंटली पेमेंट नहीं करी। He promised to pay me later. या मैंने बोला हफ्ते 10 दिन के बाद पेमेंट कर देना, तो जब तक उसकी पेमेंट मेरे को नहीं मिलती वो मेरा करंट एसेट बना रहेगा और उस बंदे को, दिस इज ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट स्टूडेंट्स, इट कैन बी रोहित, इट कैन बी रोहन, इट कैन बी सोहन, मोहन एंड सो ऑन। इवन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कैन बी माय डेटर्स। Am I right? How come? How come? बिल्कुल ठीक है। अगर स्वामी संतदास पब्लिक स्कूल ने घई फर्नीचर से उधार पे फर्नीचर खरीदा है तो फॉर घई फर्नीचर माय स्कूल इज अ डेटर एंड फॉर माय स्कूल घई फर्नीचर इज अ क्रेडिटर, और दोनों ही आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि घई फर्नीचर लिमिटेड होगा या मैसेज घई फर्नीचर होगा, उसने अपने बिजनेस हाउस का नाम रखा और मेरा स्कूल तो है ही आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। किसी बैंक ने, ठीक है, हाँ,
बैंक ने फर्नीचर उधार पे खरीदा या एसी उधार पे खरीदा, तो बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट फॉर दैट शॉपकीपर, right? So artificial personal account can be the debtors, even the personal accounts, natural personal accounts can also be the debtors. BR, what is the meaning of BR? It is a document, written document being signed by debtor, whereby he promises to pay to me, Hanchi, a certain sum of money after a specified time period. क्या मतलब है इस लाइन का? Okay, I was looking for my currency note. जैसे currency note पे भी लिखा है ना, I promise to pay to, I promise to pay the bearer the sum of 100 rupees. तो ये भी एक प्रॉमिस है, लेकिन ये करेंसी नोट है, मैं इसे BR नहीं कहती, ठीक है? ये मार्केट में मैं लेके जाती हूँ और बदले में मेरे को एक्सचेंज ऑफ वैल्यू मिलता है, सामान मिलता है इसके बदले में. दिस इज ऑल्सो अ प्रॉमिस बीइंग मेड बाय RBI या जिस गवर्नर के साइन है कि इसके बदले में इतनी वैल्यू रुपीस की आप गुड्स और सर्विसेज ले सकते हैं. बट BR भी एक तरह का प्रॉमिस है, वेयर बाय हु प्रोमिसेस? डेटर प्रोमिसेस. और वो कहता है इतने दिनों या इतने महीनों के बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा. नीचे वो अपने साइन करता है और साइन करवाने से पहले मैं उसे एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाना चाहती हूँ तो मैं रेवेन्यू स्टैंप लगवाती हूँ. रेवेन्यू स्टैंप्स, जिस किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर रेवेन्यू स्टैंप लग जाती है, वो डॉक्यूमेंट हमेशा आपका लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है और उस स्टैंप के ऊपर हम उस पर्सन के साइन करवाते हैं, विच वी कॉल सेल्फ अटेस्टेड. ठीक है? इसका मतलब क्या है? पंजाबी और हिंदी बोलते हैं अपने हाथ काट के दे दिए. मींस उस बंदे ने मेरे को रिटर्न में प्रॉमिस किया, कल को वो डिनाई करेगा पेमेंट करने से, मैं ये डॉक्यूमेंट ले जाऊंगी कोर्ट में और उसके अगेंस्ट केस करूंगी. शुड आई गो विद दिस रिटन डॉक्यूमेंट? Yes, if you want your money should not be declared as a bad debt, कि वो आपको चीट ना करे, तो बेटर है रिटर्न में प्रॉमिस लो. तो जो डॉक्यूमेंट आपने उससे प्रॉमिस करके लिया है उसकी ओरिजिनल कॉपी आप अपने पास रखोगे, और अगर वो मांगता है डुप्लीकेट कॉपी, वैसे उसको क्यों चाहिए, उसने तो पेमेंट ही करनी, हम अपने पास रखेंगे. अगर वो चाहता है तो हम इसकी डुप्लीकेट कॉपीज बनवा लेंगे और ओरिजिनल अपने पास रख के उसका जीरोक्स हम लोग किसको दे देंगे? अपने डेटर को दे देंगे. उसके बाद है टर्म ट्रेड रिसीवेबल. दीस कॉमर्स आर रिसीवेबल्स. Sum total of debtors and BR is called trade receivable. Debtor भी asset है, BR भी asset है, trade receivable भी asset है. Which type of asset? These three are my current assets, because these are going to be matured within a period of year. 3-4 महीने का टाइम पीरियड देंगे, ज्यादा लंबा टाइम पीरियड देंगे तो पैसे मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना. 15-20 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने मैक्सिमम दे दो, इससे ज्यादा टाइम पीरियड कभी भी नहीं देना. If you want to recover your money sooner, then give them a limited time period of credit. ठीक है? Why these are assets? Why all these three are assets? क्योंकि हमारा पैसा है, हमें वापस मिलना है, और एसेट्स की आमतौर पे डेफिनेशन होती है which is going to be converted into cash or which are going to give us benefit in the future. So both the terms, both the features are being applied over them, so that's why we call them assets, right? Now on the other side of the board I have written opposites of these three. इन तीनों के ऑपोजिट लिखे हैं मैंने. डेटर का ऑपोजिट क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल का ऑपोजिट बिल्स पेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स का ऑपोजिट ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स. इफ आई सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट, तो इट इज द पॉसिबिलिटी दैट आई विल बाय द गुड्स ऑन क्रेडिट. तो जिन बंदों से मैं उधार पे सामान खरीदती हूँ उन बंदों को फॉर्मली हम अपने अकाउंटेंसी में क्रेडिटर्स कहते हैं. So creditors are those persons from whom या who sold the goods to us on credit, or the persons from whom we purchase the goods on credit. जिनसे हम लोगों ने उधार पे सामान खरीदा है वो हमारे क्रेडिटर्स हैं. अब वो बंदे भी मेरी ऑरल स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं करते, मेरे क्रेडिटर्स भी कहते हैं कि हमें रिटर्न में प्रॉमिस करके दो. जब हम किसी पार्टी से रिटर्न में प्रॉमिस करते हैं कुछ पे करने का तो वो बिल्स पेबल है. जब दूसरे बंदे हमारे साथ प्रॉमिस करते हैं तो वो बिल्स रिसीवेबल है. जब हम दूसरे बंदों के साथ प्रॉमिस करते हैं कुछ पे करने का तो वो बिल्स पेबल है. दोनों के सम टोटल को ट्रेड पेबल्स कहते हैं. सो ट्रेड पेबल इज अ वाइडर टर्म एंड बीपी एंड क्रेडिटर्स आर द पार्ट ऑफ इट. ऑल दीज थ्री आर लायबिलिटीज. Which type of liabilities? These are current liabilities because these are going to be matured, or matured भी नहीं लिखना चाहिए, because these all three are going to be paid into cash within a period of year. ठीक है? और आमतौर पे 3-4 महीने का ही टाइम पीरियड होगा, इससे ज्यादा टाइम पीरियड और क्रेडिट हमें नहीं मिलता. So this is enough for today. बाकी मंडे कंटिन्यू करेंगे. आपकी तरफ से किसी भी चैप्टर की कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी है, you can ask during the period. Materiality concept बताओ. This is a query from one student side.
मटीरियलिटी, मटीरियलिटी का मतलब पहले यहाँ पे तो मटीरियल स्टॉक वाला नहीं है, पहले तो याद रखना, ठीक है। दिस इज अ मटीरियल इंफॉर्मेशन फॉर मी, मींस दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो आपने अपनी अकाउंटेंसी में जो आइटम सिग्निफिकेंट है उन्हें रिकॉर्ड करना है, जो इनसिग्निफिकेंट है उन्हें इग्नोर करना है। 10 रुपए का एक पेन खरीदा, यू कैन इग्नोर इट, लेकिन अगर 10,000 या 1,000 की स्टेशनरी खरीदी, यू विल रिकॉर्ड। पान के खोखे वाले के लिए 10 रुपए का खर्चा भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाटा बिरला के लिए 10,000 भी मैटर नहीं करता, इवन लाख भी मैटर नहीं करता, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ द बिजनेस। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि अगर 10 रुपए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो दूसरे के लिए भी नहीं होंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल एंड द स्केल ऑफ द बिजनेस। सो व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट that you have to record into your business, that you are not supposed to ignore. ठीक है, rest of the things I can read from your book so that you can get the wording of your book. Otherwise basic crux यही है, important things are always to be recorded into your business books of accounts, right? अब पढ़ के देखना meaning, otherwise I will repeat it. You have the book with you?